दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तीन सब टॉपिक हम बात करेंगे। एक अपना टॉपिक रहेगा लोक अदालत, दूसरा इसमें टॉपिक रहेगा केट और तीसरा इसके अंदर अपना जो टॉपिक रहेगा उपभोक्ता संरक्षण। कुल मिला के तीनों पार्टों से हम टोटल 50 एमसीक्यू हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। लोक अदालत किस प्रकार का मंच है दोस्तों? तो यहाँ पे मेरा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में मैत्रीपूर्ण समझौते का वैधानिक मंच। मैत्रीपूर्ण समझौता हम किसका करेंगे? कोई भी कानूनी विवाद है उसको हम एज ए फ्रेंडली तरीके से, मैत्रीपूर्ण तरीके से समझौते के तहत इसको सोल्व करेंगे और एक प्रकार से ये वैधानिक मंच है। किस प्रकार का फोरम है? स्टैच्यूटरी फोरम है। तो कोई भी कानूनी विवाद होता है उसको मैत्रीपूर्ण समझौते से के तहत सोल्व करने के लिए एक प्रकार का वैधानिक मंच है लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक अदालतों से संबंधित प्रमुख अधिनियम है वह कौन सा है? लोक अदालतों से संबंधित जो अधिनियम है उसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो यह है लोक अदालत से संबंधित अधिनियम। क्वेश्चन आपका है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किस उद्देश्य से किया गया? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किस उद्देश्य से किया गया? तो यहाँ पे आंसर बनेगा मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह एवं निर्धारण के लिए। यानी कोई भी मुकदमा होता है, कोई मुकदमा दर्ज हो गया, उससे पहले आप इसको सुलह करवा सकते हो, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विवाद लोक अदालतों में मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लाए जा सकते हैं? किस प्रकार का विवाद को हम लाया जा सकते हैं इसके अंदर मैत्रीपूर्ण तरीके से? तो इसके अंदर चाहे दीवानी हो, फौजदारी हो, राजस्व अदालत हो, इसके अंदर जितने भी लंबित समझौता योग्य विवाद हैं उनको लाया जा सकता है। यानी दीवानी मामले, फौजदारी मामले और राजस्व अदालतों में लंबित जितने भी समझौता योग्य विवाद हैं उन सभी को हम लोक अदालत में मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए ला सकते हैं। लोक अदालतों में किस प्रकार के फौजदारी विवाद है वह नए लाए जा सकते हैं। कुछ फौजदारी मामले हैं उनको हम नहीं लाए जा सकते। तो यहाँ पे आंसर बनेगा जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता। जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता इस प्रकार के फौजदारी मामले हम लोक अदालत में नहीं ला सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या मुकदमा दायर होने से पहले भी कानूनी विवाद लोक अदालत में लाया जा सकता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मुकदमा दायर नहीं हुआ उससे पहले भी कोई भी कानूनी विवाद को लोक अदालत में लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लाया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब यस। क्वेश्चन कहता है कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर किस प्रकार लागू होता है? तो दोनों पक्षों पर किस प्रकार लागू होता है? तो आंसर बनेगा इसका दीवानी न्यायालय के निर्णय के समान। जिस प्रकार से एक सिविल कोर्ट का निर्णय लागू होता है वैसे ही दीवानी न्यायालय के निर्णय के समान ही लोक अदालत का निर्णय है दोनों पक्षों के ऊपर लागू होता है। लोक अदालत के निर्णय की प्रकृति है वह किस प्रकार की होती है? तो इसकी जो प्रकृति है वह फाइनल प्रकृति होती है। फाइनल का मतलब हो गया कि आप आके कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत ने जो निर्णय दे दिया उसका आगे आप अपील नहीं कर सकते, इसलिए लोक अदालत का निर्णय है फाइनल है। लोक अदालत द्वारा निर्णय के विरुद्ध क्या अपील की जा सकती है? तो लोक अदालत के विरुद्ध जो भी निर्णय है उसके खिलाफ कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती। नो। लोक अदालतों की स्थापना देश में किस स्तर पर की गई है? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या केवल राजधानी में है या स्टेट लेवल पे है या सुप्रीम कोर्ट में? तो लोक अदालतों की जो स्थापना है वह की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की गई है। सभी जिलों में की गई है लोक अदालतों की स्थापना। अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि लोक अदालत कितने तक के दावे पर विचार कर सकती है? तो लोक अदालत एक कुछ कॉस्ट होती है, वहाँ तक के जो भी विवाद है उनके ऊपर विचार कर सकती है। तो आंसर बनेगा लोक अदालतें जो 5 लाख तक के हैं उनके ऊपर विचार कर सकती हैं। 5 लाख तक का विचार कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पहली लोक अदालत कब बैठी थी? तो पहली लोक अदालत दिल्ली के अंदर 1985 को अंदर बैठी थी। तो आंसर बनेगा अक्टूबर 1985 के अंदर बैठी थी। दिल्ली की पहली लोक अदालत ने एक दिन में कितने मामले निपटाए थे? तो इसने दुर्घटना से शिकार लोगों को मुआवजा देने संबंधी लगभग 150 मामले निपटाए थे। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 150। क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली लोक अदालत में मुख्य रूप से किससे संबंधित मामले निपटाए गए?
तो पहली लोक अदालत में मुख्य रूप से दुर्घटना से पीड़ित जो भी लोग थे उनको मुआवजा दिलाने संबंधित 150 ये मुकदमे निपटाए गए थे। भारत सरकार ने, अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण की। लोक अदालत पे हम 14 क्वेश्चन लगा चुके, अब अपन जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे अपन उपभोक्ता संरक्षण पे लगाएंगे। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? उपभोक्ता तो बोले तो एज ए कंज्यूमर की बात हो रही है, ग्राहक हो गया। तो कंज्यूमर के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? तो आंसर बनेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। लोक अदालत अधिनियम था 87, लोक अदालत अधिनियम था 87। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लोक अदालत इसके तहत स्थापित की गई है, लीगल सर्विसेज एक्ट 87। और उपभोक्ता संरक्षण है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था बनाई गई है? देखिएगा, इसको जिला स्तर पर भी बनाए गए, राज्य स्तर पर भी बनाए गए और राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए गए। तो जिला स्तर के ऊपर जिला फोरम बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया गया है। राज्य लेवल पे स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य स्तर पर उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए कौन सी संस्था है? उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए राज्य स्तर पर जो संस्था है उसका नाम है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए कौन सी संस्था है? तो आंसर बनेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अपने से पूछा गया कि जिला फोरम कितने तक के मामलों की सुनवाई करता है? जिला फोरम है वह 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई करता है। जिला फोरम 20 लाख है। और जो स्टेट है वह 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करता है। कौन? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो देखिएगा, हम 3 चीज़ देख चुके हैं। जिला वाला 20 लाख तक की रेंज का करता है, स्टेट वाला 20 से लेके 100 लाख तक का करता है, और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता है वह ग्रेटर देन 100 लाख यानी 1 करोड़। तो 1 करोड़ से अधिक के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्वेश्चन है CAT का पूरा नाम क्या है? अब हम उपभोक्ता संरक्षण पे क्वेश्चन देख चुके हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम बात करेंगे CAT। CAT को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हम इसको बोलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT से संबंधित है? तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसका नाम है आर्टिकल 323A। आर्टिकल 323A। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAT का गठन किस वर्ष किया गया था? तो CAT का गठन किया गया था 85 के अंदर किया गया था, 1985 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAT का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका भी अधिनियम है और इसका अधिनियम क्या है? अधिनियम 85 है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 85। प्रशासनिक तीनों एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये जो विधिक सेवा 87 वाला है ये आपका लोक अदालत का है। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण वाला आपका उपभोक्ता से संबंधित है, और जो आपका 85 वाला है वह आपका CAT से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 85। CAT के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी। सही जवाब ऑप्शन बी। अपने से पूछा कि CAT का अध्यक्ष है वह कौन होता है? CAT का अध्यक्ष होता है दोस्तों उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अपने से पूछा है CAT में अध्यक्ष के अलावा कितने उपाध्यक्ष होते हैं? अध्यक्ष के अलावा इसके अंदर 16 उपाध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होते हैं और 49 मेंबर्स होते हैं। CAT में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? जैसे कि हमने बताया कि अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष होते हैं और 49 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। तो 1 + 16 + 49 ये इसका स्ट्रक्चर है CAT का। CAT के सदस्य किन क्षेत्रों से लिए जाते हैं? तो ये अलग अलग न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से लिए जाते हैं। न्यायिक और प्रशासनिक
यानी बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। क्वेश्चन है, सामाजिक न्यायपीठ नामक विशेष न्यायपीठ के गठन का आदेश किसने दिया? सामाजिक न्यायपीठ नामक विशेष न्यायपीठ के गठन का आदेश दिया था न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने। एच.एल. दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ के गठन करने का आदेश दिया। ओडी अल्टरम पार्टेम, इसका अर्थ क्या है? ओडी अल्टरम पार्टेम ये एक प्रकार से लैटिन कहावत है, लैटिन कहावत है, और इसका अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनना। कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं कर सकता, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओडी अल्टरम पार्टेम किसका सिद्धांत है? तो एक प्रकार से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक न्याय। क्वेश्चन आपका है, ओडी अल्टरम पार्टेम के अनुसार किसी व्यक्ति को क्या किए बिना दंडनीय घोषित नहीं किया जा सकता? तो आंसर बनेगा सुनवाई का अवसर दिए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑट्रेफॉइस एक्वेट किससे संबंधित है? तो ये प्रतिवादी की याचिका से संबंधित है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रतिवादी है, उसकी याचिका से संबंधित है। यहाँ पे आंसर बनेगा, उस याचिका में कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे बरी कर दिया गया है, यानी पहले ही बरी किया जा चुका हो। क्वेश्चन आपका है, ऑट्रेफॉइस एक्वेट किसकी याचिका है? तो ये अक्यूज्ड या प्रतिवादी की याचिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑट्रेफॉइस एक्वेट में प्रतिवादी का मुख्य तर्क क्या होता है? यही है कि उस पर पहले मुकदमा चल रहा है और वह बरी हो चुका है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन बिस इन आइडेम, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है एक ही के बारे में दो बार नहीं, यानी एक ही बात के बारे में दो बार नहीं, यानी यदि एक ही अपराध के लिए उसे दो बार न्याय नहीं देना चाहिए। नॉन बिस इन आइडेम का सिद्धांत किस बात से संबंधित है? यह संबंधित है एक ही अपराध के लिए दो बार न्याय न किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट का संबंध किससे है? तो ये भी प्रतिवादी की याचिका से है, जिसमें वह कहेगा कि उसके ऊपर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और दोषी ठहराया जा चुका है। तो ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट का मतलब है पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट में प्रतिवादी क्या दावा करता है? तो प्रतिवादी दावा करता है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चला जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है? देखिए, अल्टरम पारेम का मतलब है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं कर सकता। ऑट्रेफॉइस एक्विट का मतलब है, यहाँ पे एक्विट का मतलब है वह बरी कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब यहाँ पे है आरोपी, यानी वह अपराधी ठहराया जा चुका है। और नॉन बिस इन आइडेम, इसका मतलब है कि एक ही अपराध के लिए दो बार न्याय नहीं देना चाहिए। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित है? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित है ओडी अल्टरम पार्टेम। कौन सा युग्म यहाँ पे गलत सुमेलित है? ओडी अल्टरम पार्टेम का मतलब सुनवाई का अधिकार, ये सही है। ओडिम एक्विट, एक्विट का मतलब हो गया पहले ही उसे बरी कर दिया गया है। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब हो गया उसे एक प्रकार से पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। और नॉन बिस इन आइडेम का मतलब है एक ही अपराध के लिए दो बार न्याय नहीं करना चाहिए। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये थे अपने आज का टॉपिक। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहने वाला है राज्यपाल। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।